So hello everyone, welcome back to my channel. This is Veeresh Shah and you are watching Veeresh Study Point. तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय समझना है, यानी इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल रिलेशन को आपको समझना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो सेकंड टॉपिक है, उदारवाद से नव उदारवाद संस्थागतवाद, इसको आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, सो दैट आपको इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपको इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर आपको अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्जाम में। इसके अलावा जो यूनिट फर्स्ट के अंदर जो पहला टॉपिक है, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, इसे हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं नव उदारवाद कॉन्सेप्ट के बारे में कि इसका विकास किस तरीके से होता है। तो जैसे कि हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था यथार्थवादी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हमने ये सीखा था कि हर एक जो राष्ट्र है, हर एक देश अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करना चाहता है, एंड वो अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति किस तरीके से कर सकता है, पावर को गेन करके। एंड इसी तरीके से हर एक जो राष्ट्र है वो पावर को गेन करना चाहता है, पावर को प्राप्त करना चाहता है, एंड इसके लिए वो लड़ाई करता है, यानी कि संघर्ष करता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो सके। तो अगर हम नव उदारवादी कॉन्सेप्ट की बात करें तो नव उदारवादी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमें पावरफुल होना है और अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करनी है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें वॉर करनी पड़े, हमें संघर्ष करना पड़े। अगर हम दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो भी हम पावरफुल हो सकते हैं। इसके अलावा हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि नव उदारवाद का जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक दूसरे की मदद करना, जिससे कि हर एक देश का विकास हो सके और हर एक देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सके। तो नव उदारवादी कॉन्सेप्ट के अंदर रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई ने अपने कुछ ओपिनियन दिए हैं, अपने कुछ विचार बताए हैं। तो आइए उन विचारों को जानने से पहले इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है, रॉबर्ट ओके ओहन और जोसेफ नाई द्वारा दिए गए नव उदारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब यही सवाल और अदर ईयर्स में किस किस लैंग्वेज में पूछा गया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। रॉबर्ट ओके कोहन और जोसेफ नाथ द्वारा प्रतिपादित नव उदारवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जटिल अंतर्निर्भरता के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता के अध्ययन के लिए नव उदारवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अगर हम इन सभी क्वेश्चन की बात करें तो इन सभी क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट पूछा गया है, जो रॉबर्ट के ओहन है और जो जोसेफ नाई है उन्होंने नव उदारवादी सिद्धांत में अपने जो भी ओपिनियन दिए हैं उनके बारे में बताइए। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा अलग लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है। कोहन और नाई क्यों कहते हैं कि बल अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य की नीति का एक अप्रभावी साधन है, जटिल अन्यायाश्रित के सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। यानी कि इसमें हमसे यही पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अब मॉडर्न टाइम में जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर अब जो बल है, यानी कि जो पावर है, उसे हम ज़रूरी नहीं है कि वॉर से हम पावरफुल हो सके और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकें। अगर हम दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो भी हम पावरफुल हो सकते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमसे यही यही कहा गया है कि जो कोहन और जो नाई है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अब बल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सभी इसके कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि आपसे अलग अलग ईयर में अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में नव उदारवादी उपागम में जटिल निर्भरता के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो आइए बात करते हैं जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा एवं नव उदारवाद सिद्धांत के बारे में। तो 1980 के दशक में उदारवाद की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे हम नव उदारवादी कहते हैं। अब जो नव उदारवादी कॉन्सेप्ट है उसने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के महत्व पर बल दिया, क्योंकि नव उदारवादी उन सभी संघर्षों को कम कर सकते हैं जिन्हें यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निहित संघर्ष मानते हैं और जिन्हें टाला नहीं जा सकता। तो इन दो लाइनों में बेसिकली हमें यही बताया गया है
कि जो यथार्थवादी कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमें ये बताया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पे हर एक राष्ट्र संघर्ष करता है, पावर को हासिल करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम नव उदारवादी की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि हम इन संघर्षों को कम कर सकते हैं। कैसे? अगर एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य नाम के बारे में। तो नव उदारवादी को हम संस्थावाद के नाम से भी जानते हैं। अब रॉबर्ट के ओहन के अनुसार संस्थान एक ऐसे संबंध और प्रभावशाली नियम का समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी को बढ़ाते हैं। तो आइए बात करते हैं नव उदारवाद के मूल सिद्धांत के बारे में, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो नव उदारवाद का मूल तर्क यह है कि राज्य के साथ साथ गैर राज्य की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हम इजीली सॉल्व कर सकें। एंड इसी के परिणाम स्वरूप एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का जन्म होगा जिसके द्वारा राज्यों के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो नव उदारवाद है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो अगर हम यथार्थवादियों की बात करें तो यथार्थवादियों के अनुसार विश्व राजनीति के प्रमुख कर्ता धर्ता सिर्फ देश है और वो अपने हितों की पूर्ति करने के लिए पावर का यूज़ करते हैं एंड इसके लिए वो संघर्ष करते हैं। लेकिन रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई इस बात से इनकार करते हैं और उन्होंने एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम जटिल परस्पर निर्भरता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि ये एक दूसरे पर निर्भर है। उन्होंने यह नहीं कहा कि हिंसा और युद्ध का वो जो उपकरण है वो अब खत्म हो गया, यानी कि समाप्त हो गया है। पर रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई ये मानते हैं कि मॉडर्न टाइम में सुरक्षा संबंधी मुद्दे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि गैर सुरक्षा संबंधित मुद्दे हैं। अब ये गैर सुरक्षा संबंधित मुद्दे क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आता है, जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्रॉब्लम और पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी बात कर रहे हैं ये, यानी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन मामलों में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसीलिए देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं बढ़ गई है। तो आइए बात करते हैं रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई का जटिल परस्पर निर्भरता के सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। तो इसके अंदर इन्होंने इसके 3 लक्षण गिनाए हैं। तो आइए एक एक करके इन तीनों लक्षण को समझते हैं। तो इसके अंदर जो इसका पहला पॉइंट है वो है विभिन्न समाजों को जोड़ने वाले बहुत से साधन हैं। विश्व के विभिन्न जनसमूह सिर्फ देशों या सरकारों के माध्यम से ही एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, बल्कि कई सारे ऐसे साधन हैं जो कि राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब देश से है, के बीच आपसी रिलेशन को स्थापित करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो वो है एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ और बहुराष्ट्रीय बैंक और बहुराष्ट्र कंपनियां। क्योंकि जब बहुराष्ट्र कंपनियां दूसरे देश में जाती हैं तो इससे उस देश की भी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस तरीके से जितने भी ये संगठन हैं ये राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विषयों या मुद्दों के बीच श्रेणीबद्धता का अभाव। श्रेणीबद्धता का अर्थ है क्रम परंपरा, अर्थात किसी विषय को उच्च श्रेणी का मानना और किसी अन्य विषय को नीचे की श्रेणी में रखना। राज्यों के बीच बहुत से रिश्ते नाते देखने को मिलते हैं। विषय या मुद्दे तो बहुत हैं पर इनमें श्रेणीबद्धता देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर जो सुरक्षा, सैनिक सुरक्षा है और जो विदेशी मामले हैं इससे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो कोहन है और जो नाई है वो इस बात से सहमत नहीं है। उनके अनुसार जो घरेलू नीतियाँ होती है या फिर आर्थिक या सामाजिक मामले होते हैं वो भी किसी दृष्टि से विदेशी नीति या सुरक्षा की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन मामलों को लेकर बहुत कम विवाद रहता है, यानी कि ये इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लास्ट पॉइंट है परस्पर निर्भरता के कारण राज्यों द्वारा सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं होता। कोहन और नाई के अनुसार विभिन्न देशों के बीच आपसी निर्भरता बढ़ जाने के कारण सरकारों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो हर एक देश दूसरे देश पे डिपेंडेड है, तो अगर एक देश दूसरे देश पे हमला करता है तो ऐसे में उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो उस देश से कुछ ना कुछ इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करता था। तो राजनीतिक या सुरक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए तो यह संभव है, यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए जो शक्ति का प्रयोग अनिवार्य है और राज्यों को बल का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। किंतु आर्थिक मुद्दों को लेकर सैन्य शक्ति का उपयोग सही नहीं है। आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधित मामलों में विभिन्न राज्य एक दूसरे से सहयोग करने के लिए तैयार है और इसका परिणाम यह हुआ कि आज के
समय में सैन्य शक्ति के उपभोग की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि जो कोहेन और नाइन ने बताया था कि आज के टाइम में जो बल है यानी कि जो पावर है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी जगह क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आर्थिक या फिर पर्यावरण जो समस्या है, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।